हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉसेक्स के ग्राफ की। हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉसेक्स। ठीक है ना। कॉसेक्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसकी डोमेन क्या है। सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसकी नेचर क्या है, और हम एक इंटरवल मालूम करेंगे कि जिस इंटरवल में वो कॉसेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ज़ीरो से बड़ी कब होगी, हम वो इंटरवल मालूम करेंगे। और हम वो भी इंटरवल मालूम करेंगे जब कॉसेक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी ज़ीरो से छोटी होगी। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है सबसे पहले हम कॉसेक्स का हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये सब चीज़ें मालूम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉसेक्स का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक्स एक्सिस एंड इट इज़ द वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में हमने ये ड्रॉ कर लिया। इट्स ओरिजिन, इट इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज़ द नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके। तो इसका जो ग्राफ होता है ज़ीरो पर, चूँकि कॉस ज़ीरो 1 होता है, उसी तरह से कॉस 90 ज़ीरो होता है, कॉस 180 -1 होता है, एंड कॉस 360 2π1 होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया ताकि ग्राफ को ड्रॉ करने में आसानी हो। इसी तरह से कॉस -π/2 ये भी ज़ीरो होता है। इसी में एक चीज़ बताता चलूँ मैं आपको, कॉस -x = cos x होता है। इससे मालूम हुआ इससे मालूम हुआ कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन मैंने कई वीडियो में मैं बता रखी है, आप उन वीडियोस को जाकर देखें एक बार। cos -x = cos x। इवन फंक्शन की डेफिनेशन में यही लिख देता हूँ, f - x = fx। अगर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह -x दिया जाए और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए और कैलकुलेशन करने के बाद वही वैल्यू हमें ओरिजिनल मिल जाए, उसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। और अगर ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह -x रखने पर हमें माइनस सिंबल बाहर मिल जाए और ओरिजिनल फंक्शन के साथ, तो इस फंक्शन को कहा जाता है ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या है, ओरिजिनल हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, उसमें इनपुट की जगह यानी x की जगह -x देने पर माइनस सिंबल बाहर निकल आए ओरिजिनल फंक्शन के साथ, तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी तरह से कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है, उसमें x की जगह -x रखने पर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन निकल आए यानी -x = fx, तो वो इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। cos x हमारे पास फंक्शन है cos x में अगर x की जगह -x रखा जाएगा तो हमें cos x में ही मिलता है। इसका मीन्स ये है कि हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया cos x की जगह -x रखने पर हमें cos x मिल गया। इसका मायने क्या हुआ कि ये हमारा इवन फंक्शन है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, तो मैंने साथ में ये भी आपको बता दिया कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो cos -π/2 ज़ीरो। इसी तरह से cos -π = -1, cos -3π/2, cos -3π/2 0 एंड cos -2π = 0। ये सब इन्हीं के हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये मैंने इसलिए बताई ताकि हमें cos x के ग्राफ को ड्रॉ करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो जैसे cos 0 1,
तो 0 पर 1, ये हमने 1 मान लिया यहाँ पर, ये 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ऐसे हमने इसको स्टार्ट किया और हम कुछ इस तरह से लेकर आए, हम कुछ इस तरह से इसको लेकर आए और ये ऐसे और ऐसे ये चला। आगे भी इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ये ऐसे और फिर ये नीचे आएगा, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस में है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पर मानते हैं, इसको एक्स एक्सिस यहाँ पर मानते हैं। इसी तरह से पीछे जाएगा इसी तरह से ये पीछे जाएगा, ये इस तरह से ये आ गया, ये इस तरह से ये आ गया और इसको पीछे ले जाते हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब एक्स डैश यहाँ ना होके यहाँ पर मान लिया, एक्स डैश यहाँ पर है, इस तरह से पीछे जा रहा है, ठीक है ना। ये ठीक है साहब, ये आपका ओरिजिन आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपकी नीचे -1, नीचे -1 है और ये वाली +1 है, +1 ओके। तो ये हमारा cos x का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब इसकी डोमेन देखते। अच्छा, ये जो है हमारा, ये तो 0 है, ये π/2 cos 0 पर 1 cos 0 पर 1 है, cos π/2 पर 0, तो π/2 हमारा ये आ गया cos π/2 पर 0, ठीक है ना। cos π/2 पर 0, ये आपका पाई cos पाई पर -1, ये आपका -1 हाइट, -1 ये आपकी -1 cos पाई, ये आपका पाई 0 π/2 पाई 3 π/2 3 π/2 and it is 2 pi and it is 2 pi and it is 2 pi plus π/2 2 pi plus π/2 5 π/2, it is 5 π/2 and it is 5 π/2 plus pi 2 pi 7 π/2, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 7 π/2। इसी तरह से पीछे π/2, ये माइनस के π/2, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पाई है तो ये हमारा -पाई पर भी आपका -1 है, -पाई पर भी -1 है, cos -3 π/2 cos 3 π/2 cos 0 पर 1 cos π/2 पर 0 cos पाई पर -1 cos 3 π/2 पर cos 2 पाई पर 1 cos 2 पाई, ये हमारा cos 2 पाई पर 1, ये हमारा 1 है। ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। और cos, इसमें एक चीज़ ये रहेगा, ये भी बता देता हूँ, cos 3 π/2 पर 0 cos 0 पर 1 cos π/2 पर 0 cos पाई पर -1 एंड cos 3 π/2 cos 3 π/2 cos 3 π/2 पर 0 इसी तरह से cos 5 π/2 पर 0 cos 7 π/2 पर 0, okay। Now okay, so it is point 3 -3 π/2 -3 π/2, it is -2 pi, it is -2 pi and it is -2 pi -5 π/2 -5 π/2 and it is -7 π/2। हमने पहले ये प्लॉट कर लिया ताकि हमें डोमेन रेंज निकालने में आसानी हो, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया, इस तरह से हमने ये सब, इस तरह से हमने ये सब ग्राफ को, हमने ये cos x का ग्राफ है, ये cos x का हमने ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। अब हम इसकी बारे में, डोमेन रेंज के बारे में मालूम करते हैं। डोमेन क्या, डोमेन, तो सबसे पहले हम डोमेन का पता करते हैं। डोमेन लिखते हैं यहाँ पर, डोमेन मीन्स x की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ क्या होगी, x की वैल्यूज़, डोमेन मीन्स x की वैल्यूज़, x की यहाँ पर वैल्यू डालेंगे और cos x हमें रिटर्न करेगा। तो ऐसी, तो x की यहाँ पर आप देखें कि ग्राफ में कहीं पर भी x की हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जिस पर हमें cos x फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके ज़रूर देगा। इसका मतलब यह है कि हम x की हर वैल्यू को ले सकते हैं। हर वैल्यू लेने का मतलब यह है कि हम x की ऑल रियल नंबर्स लेंगे तो डोमेन इसकी क्या हो गई, रियल नंबर हमारी हो गई, ऑल रियल
रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई, ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज क्या होगी, रेंज मीन्स y की वैल्यूज, रेंज मीन्स y, डोमेन्स मीन्स x की वैल्यूज, रेंज मीन्स y की वैल्यूज। रेंज मीन्स कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले रहा है, ये -1 से लेके 1 तक ले रहा है। आप इस अगर ग्राफ को गौर से देखें तो ये -1 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा, -1 से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसके मीन्स ये इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। हाँ, -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि cos 0 1, अभी मैंने आपको बताया cos 0 1 एंड cos पाई -1, cos पाई -1, ठीक है ना। तो 1 भी ले रहा है, -1 भी ले रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इसकी हो गई -1 to 1, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि फंक्शन जो cos x है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x की वैल्यू 1 से छोटी एंड -1 से बड़ी एंड इक्वल भी होगी। इक्वल क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, क्योंकि 1 -1 भी ले रहा है, 0 पर 1 ले रहा है और पाई पर ये -1 ले रहा है, ठीक है ना। तो 0 पर 1, पाई पर -1 ले रहा है इंक्लूड, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि 1 और -1 भी इंक्लूड हो गए, इसलिए हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना। अब हम निकालते पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड मीन्स होता है कि ये फंक्शन अपनी वैल्यू को कितनी इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो अब अगर इसको गौर से देखें, देखिए यहाँ से ये ग्राफ चला, यहाँ से ये यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ से 0 से 2 पाई के दरमियान हम देख रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, ये तो ये अब यहाँ तक आ गया। उसके बाद 2 पाई के बाद इसने अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से 0 से 2 पाई के कर्व को 0 से 2 पाई के कर्व को इतनी जो ब्लू कलर का ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ तक ये पेस्ट कर दो, ये तो ग्रीन ये जो मार्कर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए 2 पाई ये आपका 4 पाई पॉइंट आ जाएगा, 4 पाई पॉइंट आ जाएगा। तो पीरियड क्या हुआ, T2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को cos x फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो 2 पाई अगर हम 2 पाई में से 0 माइनस करें तो हमारे पास क्या मिला, 2 पाई मिला। इसी तरह से अगर हम 4 पाई में से 2 पाई माइनस करें, 4 पाई में से 2 पाई माइनस करें तो हमें क्या मिला, 2 पाई मिला। इसी तरह से अगर हम ओरिजिन के पीछे आते हैं, 0 माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ। इसको अगर हम कुछ इस तरह से करें, इसको अगर हम यहाँ पर रेड मार्कर से इसको ऐसे लेके जाए यहाँ तक, यहाँ अगर हम ब्लू कर्व को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करें तो आप देखेंगे इसकी कॉपी बन जाएगी। तो 0 से -2 पाई, तो हमने क्या लिखा, हमने 0 माइनस 2 पाई मीन्स यानी कि 2 पाई आ गया। 2 पाई से अगर हम पीछे लेके जाए, 2 पाई से हम ये पीछे लेके जाए, यहाँ से अगर ऐसे हम इसको करें तो देखिए आप, तो देखिए ये हमारा -2 पाई, इट इज़ -4 पाई। तो -2 पाई में से अगर हम -4 पाई करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, -2 पाई प्लस 4 पाई मिलेगा और हमारे पास फिर 2 पाई आ गया। तो पीरियड कितना आया, 2 पाई। पीरियड कितना है, हर जगह 2 पाई आ रहा। पीरियड क्या है, 2 पाई। पीरियड हो गया हमारा 2 पाई हमारा पीरियड हो गया। क्या कहलाया, क्या डेफिनेशन पीरियड की, कि कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, यानी कि वो अपने बिहेवियर को फिर से कब रिपीट करता है, कितनी वैल्यूज़ के बाद वो रिपीट करता है, वही उसका पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। जैसे पीरियड की डेफिनेशन मैं कुछ इस तरह से देता हूँ, f(x + t), अगर t पीरियड है और अगर वो दोबारा हमें f(x) मिल जाए
तो यही पीरियड की डेफिनेशन है, यही पीरियड की डेफिनेशन है। इसमें आप टी, जो टी है ये हमारा पीरियड है, ये हमारा पीरियड क्या है, इसमें पीरियड है हमारा टी, पीरियड क्या हमारा टी। तो पीरियड की डेफिनेशन क्या निकली कि हम फंक्शन में कुछ ऐड करें और उसके बाद वो हमें ओरिजिनल फंक्शन दे दे तो वो हमारा पीरियड कहलाता है। जैसे साइन एक्स है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स, साइन हमारा एक्स ये फंक्शन है, इसमें अगर हम x प्लस 2 पाई करते हैं तो दोबारा हमें साइन एक्स मिल जाता है, दोबारा हमें साइन एक्स मिल जाता है। इसी तरह से कॉस एक्स है, कॉस एक्स में अगर हम 2 पाई ऐड करें तो हमें फिर से वापस कॉस एक्स मिल जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि साइन एक्स में जब हमने 2 पाई ऐड करा तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। इसी तरह से हमने कॉस एक्स में जब एक्स में 2 पाई हमने ऐड करा तो हमें वापस ओरिजिनल फंक्शन कॉस एक्स मिल गया। तो यहाँ जो ये जो 2 पाई है, ये वाला 2 पाई, ये वाला 2 पाई क्या हुआ, ये पीरियड हो गया भाई। टी जो है यहाँ पर पीरियड का काम कर रहा है, ये 2 पाई हमारा पीरियड का काम कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बताया आपको, एफ फंक्शन में एक्स में अगर हम कुछ ऐड करें और हमें दोबारा फंक्शन मिल जाए, इसका मीन्स क्या हुआ कि इस केस में हमारा पीरियड क्या हुआ, पीरियड इस केस में हमारा टी हुआ। जैसे साइन जो है अपनी वैल्यू को 360 के बाद रिपीट करता है, जैसे इसी तरह से कॉस एक्स अपनी वैल्यू को 360 के बाद वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे अभी आपने ग्राफ में देखा 0 से 2 पाई तक, देखिए आप ब्लू कलर के जो ग्राफ आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 0 से 2 पाई तक, इसकी जो रेंज है 0 से 2 पाई तक, देखिए 2 पाई। अब अगर 0 से 2 पाई वाले कर्व को मैं ब्लू कलर को अगर मैं कॉपी करके और इस ग्रीन वाले पर पेस्ट करूँ तो देखिए बिल्कुल डिक्टो सेम आ रहा नहीं आ रहा था। 2 पाई से 4 पाई, 2 पाई से 4 पाई की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 2 पाई है, क्यों 4 पाई माइनस 2 पाई करेगा आपको 2 पाई मिलेगा। इसी तरह से 2 पाई माइनस 0 करेगा आप 2 पाई मिलेगा। 0 में माइनस 2 पाई करेंगे, माइनस 2 पाई पहले से तो प्लस बन जाएगा तो 2 पाई मिलेगा। माइनस 2 पाई में आप माइनस 4 पाई करेगा आपको 2 पाई मिलेगा। यानी आपको ये बात समझ आगे होगी कि 2 पाई वैल्यू 2 पाई के बाद जो है फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो भाई पीरियड क्या हुआ, पीरियड उसको कहते हैं कि फंक्शन अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। इस केस में यहाँ पर टी क्या हो गया, पीरियड हो गया। इसका मीन्स यह होगा टी इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पीरियड हुआ। तो मैंने आपको बताया पीरियड क्या हो 2 पाई, रेंज कितनी हो गई, ये डोमेन इसकी ये हो गई। अच्छा अब बात करते हैं इसकी नेचर क्या है, बात करते हैं अब इसकी नेचर क्या है। नेचर मीन्स ये 1 है या ऑन टू। नेचर में अब आप देखें, अगर हम यहाँ पर एक वर्टिकल, अगर हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें छोटी सी, यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर कर लेते, ये यहाँ पर ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने आपको अगर मैनी वन या 1 का पता करना हो ग्राफिकली तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको ज़रूर जाके देखें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि कोई फंक्शन का कर्व 1 है या मैनी वन है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उस कर्व को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये इसका मीन्स ये हुआ कि ये फंक्शन अब 1 नहीं रहा, ये फंक्शन मैनी वन है। क्यों, बहुत सारे इनपुट पर, ये थी x1 x2 मान लिया, आप x1 x2 मान लिया यहाँ पर मैंने, तो क्या हुआ कि x1 x2 पर बहुत सारे इनपुट की इमेजेस, ये एक सपोज करो ये y1 है और ये भी हमने y1 मान लिया, तो y1 पर जा रही है। बहुत सारे इनपुट की इमेजेस एक ही आउटपुट पर जा रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या कहलाया, ये फंक्शन हमारा मैनी वन कहलाया। क्या कहलाया, मैनी वन कहलाया, ठीक है ना। यानी डिस्टिंक्ट इनपुट बट सेम वाई वैल्यूज, डिस्टिंक्ट इनपुट बट सेम वाई वैल्यूज, इट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये मैनी वन की डेफिनेशन हुआ। 1 की डेफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्ट इनपुट एंड डिस्टिंक्ट आउटपुट। क्या बताई मैंने, 1 की डेफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्ट इनपुट एंड डिस्टिंक्ट आउटपुट, ये 1 की डेफिनेशन है। लेकिन मैनी वन की क्या डेफिनेशन है, मैनी वन की डेफिनेशन ये है कि डिस्टिंक्ट इनपुट बट सेम आउटपुट,
distinct input but same y values, it is called the many one function. ओके, सो नेचर कैसी हो गई इसकी, तो इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर देखिए दोनों x1 x2, सपोज किया हमने x1 x2 दो हमारे इनपुट है, इस पर इन दो इनपुट पर हमारे पास y की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये भी y में हाइट देखिए, आप हाइट देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो डिस्टिंक्ट इनपुट है x1 x2 जो है डिफरेंट है हमारा x1 x2, हमारे पास x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन जो है fx1 पर y1 मिल रही है और fx2 पर भी हमें क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है। डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें डिस्टिंक्ट इनपुट पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 जो है यहाँ है और x2 यहाँ है, तो अलग अलग इनपुट पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर मैंने बता दिया मैथमेटिकली x1 इज नॉट इक्वल टू बट fx1 इक्वल टू y1 एंड fx2 इक्वल टू y1, इट मीन्स इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो नेचर कैसी हुई इसकी सॉरी, नेचर इसकी कैसी हुई आपकी मैनी वन, नेचर आपकी मैनी वन है। और कैसा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इट मीन्स फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, यही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारा कैसा फंक्शन मैनी वन है और इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये मालूम करते हैं, अब इसमें एक चीज़ और रह गई कि cos x की वैल्यू, जो मैंने आपको यहाँ पर ये शुरू में बताया था कि cos x की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी और लेस देन कब होगी, तो मैं ये भी बता देता हूँ। cos x की वैल्यू cos x इज ग्रेटर देन 0, ये कब होगा, आप देखिए ग्राफ में, देखिए मैं ग्राफ से समझाता हूँ कि -π/2 ऊपर 0 से बड़ी या 0 यानी दैट इज पॉजिटिव मीन्स above x axis cos x की वैल्यू 0 से बड़ी कब है, जब वो अब x एक्सिस, ये x एक्सिस की लाइन देखिए, यहाँ से देखिए ये -π/2 से π/2 क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक ये शामिल है, इंक्लूड 0 भी शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें कि उसके यहाँ के बाद फिर नीचे चला गया, ये तो नेगेटिव है ना, क्योंकि x एक्सिस के नीचे जा रहा, ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं अब x एक्सिस 0 से बड़ा, cos x की वैल्यू 0 से बड़ी कब है या 0 कब है, तो 3π/2 पर 0, 5π/2 पर 0, बड़ी यहाँ पर इस इंटरवल में, तो 3π/2 5π/2, 3 यूनियन लेंगे, यूनियन क्योंकि ये शामिल है 3π/2 5π/2 ये, उसके बाद यूनियन, फिर आप देखें 7π/2 के बाद फिर ये जा रहा, अच्छा उसके बाद 5π/2 के बाद ये नेगेटिव चला गया, तो ये तो कंसिडर नहीं करना क्योंकि हमें ऊपर की वैल्यू लेनी क्योंकि पॉजिटिव है, तो 7π/2 9π/2 आ जाएगा आगे, ये हमारा पास ही आ गया। इधर देखेगा, यूनियन लगाते हैं, इधर देखेगा, इधर कब है, इधर है आपका -5π/2 -3π/2 इंटरवल में, ये जो है ऊपर जा रहा, देखिए ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, देखिए -5π/2 से -3π/2 में ऊपर जा रहा, ग्राफ ऊपर जा रहा यानी पॉजिटिव, तो यूनियन ले लिया हमने -5π/2 और -3π/2 हमने ये ले लिया, ठीक है ना। ये x की वैल्यूज़ हो गई, ये क्या होगा, सब हमारे x की ये वैल्यूज़ है, ठीक है ना। इसी तरह से ये आप आगे भी निकाल सकते, तो हमारे ये x बिलोंग्स टू कर रहा है, तो इस इंटरवल में इतने सारे जो यूनियन मैंने आपको बताया, इन सारे इंटरवल में जो है cos x जो है पॉजिटिव रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। अगर इसको हम जनरलाइज वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, 2n-1π/2
2n+1 π/2। ये मैंने इसको जनरलाइज वे में लिख दिया। जब भी हम n की बात करते हैं, जहाँ n क्या है, n जहाँ n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, इवन इंटीजर लिख रहा है। इंटीजर तो है लेकिन इवन इंटीजर है, तो यहाँ पर लिख देगा हम x बिलोंग्स टू यून लगा देंगे, इस तरह का सिंबल लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू z लिख देंगे। ये ठीक है ना, ये आ गया। z कैसा हमारा, z हमारा इवन इंटीजर है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, कौन सी चीज़ बताई, ये वाली चीज़ जो बताई, ये वाली जो चीज़ है, इतनी जो चीज़ है, ये हमारी जो है, ये जनरलाइज वे में लिख दिया हमने कि cos x की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, उस वक्त बड़ी होगी जब वो cos x की वैल्यू इस इंटरवल में जाएगी 2n-1 π/2 2n+1 π/2, ठीक है ना। और n कैसा है, n हमारा इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इवन इंटीजर का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर n की वैल्यू हमें 0 2 4 6 -2 -4 ऐसे लेनी है, ठीक है ना, ऐसे लेनी है। अच्छा, अब ये मालूम करते हैं कि cos x की वैल्यू जो निगेटिव कम होगी, cos x की यहाँ पर इसको लेते हैं हम, इसको यहाँ पर लेते हैं, cos x की वैल्यू निगेटिव कब होगी, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ग्राफ में मालूम करते हैं, π/2 से 3 π/2, ये नीचे आ रहा ना ग्राफ, तो ये निगेटिव, सारी वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो π/2 से 3 π/2, x जो है π/2 से लेके 3 π/2 पर ये cos x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसको ये ले क्योंकि 0 पे इंक्लूड है यहाँ पर, इसलिए हमने कैपिटल ब्रैकेट लिया। अच्छा, और आप देखें 5 π/2 से 7 π/2, ये भी नीचे जा रही है, नीचे x एक्सिस। अभी हम बात कर रहे थे cos x जब पॉजिटिव था तो हम बात कर रहे थे अबव x एक्सिस, हम ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब हम नीचे की बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम cos x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जो है 0 से कम ले रहे हैं, यानी माइनस में ले रहे हैं। तो माइनस वो जो है वो निगेटिव x एक्सिस कब होता, वो निगेटिव कब होगा, जब हम बिलो x एक्सिस हम जाएंगे, ठीक है ना। तो अब 5 π/2 7 π/2, ये आ रहा 5 π/2 7 π/2, ये रहा हमारा, और साथ में हम यूनियन लगा देंगे, यूनियन इसके साथ में ये आ गया, ठीक है ना। और अगर आप पीछे लेना चाहो, यूनियन फिर से लगाओ, ये यहाँ पर -3 π/2, देखो नीचे जा रहा ना ग्राफ, ये ग्राफ हमारा नीचे आ रहा, ये देखिएगा -3 π/2 से ये आ रहा -π/2। तो आइए लिखते हैं -3 π/2 से लेके -π/2, ठीक है ना, ये आइए हमारा ये यूनियन। तो ये हमने इस तरह से लिया, ठीक है ना। आप इस तरह से और भी जो है ले सकते हैं, जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है उसको आप ले सकते हैं कम। तो हम जनरलाइज वे में लिखते हैं अब, तो ठीक है ना। ये तो हमने इंडिपेंडेंटली हमने लिख दिया, अब हम इसको जनरलाइज वे में लिखते हैं, यानी n की टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि जब cos x की वैल्यू <0 है तो उस केस में जनरलाइज वे में हम जो इंटरवल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 2n, हम इसी को लिखेंगे, सेम लिखेंगे, बिल्कुल डिक्टो सेम है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर फ़र्क इतना रहेगा, यहाँ पर इवन इंटीजर लिखा हमने n की जगह, हमने जो इंटीजर ले रहा है यहाँ पर हम इवन ले रहे हैं। इवन जब ले रहे हैं तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव बन रहा है, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू <0 लेंगे तो हमें यही लिखना है, यही इंटरवल लेंगे हम। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर जो इंटीजर की वैल्यूज़ होगी वो हमारी ऑड इंटीजर रहेगी, यानी कि -3 -1 के बाद फिर जो है 1 3 5 7 5 इस तरह से होगी, ठीक है ना। 2n-1 π/2 एंड 2n+1 π/2 सेम रहेगा बिल्कुल, और ये ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर यूनियन लगा दिया जाएगा, और यहाँ लिख दिया जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यूज़ पर, ये जो है x की वैल्यूज़ पर cos x की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, और यहाँ पर z जो है, z जो इंटीजर जो है, ये कैसा है, ये हमारा ऑड इंटीजर है। कैसा इंटीजर है हमारा, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। अगर हमें cos x की वैल्यू पॉजिटिव दिखानी है तो आपको यही इंटरवल लेना है, लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो हमारा इवन इंटीजर होगा, जैसे मैंने देखा 0 2 4 6 -2 -4। यहाँ पर ऑड इंटीजर होगा, ऑड का मीन्स ये हुआ कि आपका 1 3 5 7, अच्छा पीछे ले लीजिए आप -1
-3 -5 -7, ठीक है ना, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको जो दिखाया है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा जगह नहीं रही, फिर भी मैं आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। ये इंटरवल 2n-1 π/2 2n+1 π/2, जहाँ पर n जो है वो ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर लेंगे तो cos x की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी। नहीं, ग्राफ में अगर समझे तो नीचे वाली वैल्यूज़ काउंट होगी। हमारे पास ये नीचे वाली, ये जो ग्रीन कलर का नीचे है, फिर ब्लू कलर का नीचे है, रेड कलर का नीचे है, फिर ये ब्लू कलर का नीचे है, तो ये वाली वैल्यूज़ काउंट होगी, ये वाला कर्व काउंट होगा। और अगर हम इंटरवल ये लेंगे 2n-1 π/2 2n+1 π/2, सेम इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर n जो है वो इवन इंटीजर है, तो हमारे पास ग्राफ कौन सा आएगा, ऊपर वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ऊपर वाला अबव एक्स एक्सिस काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं cos x की वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़े, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने इतना ही जाना कि cos x का जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, और उसका जो है उसकी डोमेन क्या होती है, और उसका जो है रेंज क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। यहाँ पर एक चीज़ लिखना मैं भूल गया था, यहाँ पर रेंज भी आएगी, रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है ना। ये इसको कोई नंबर हम दे देते हैं, 7 नंबर दे देते हैं 12। तो रेंज, इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी, रेंज बताई मैंने -1 to 1, ये आपका माइनस। तो डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर, मींस x की ये हर वैल्यू को ले रहा है। ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं जिस पर cos x जो है हाथ खड़े कर दे कि मुझे नहीं मालूम, तो ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं जिस पर cos x जो है इनकार कर दे कि मुझे x की वैल्यू देने पर cos x हमें मालूम ना हो, ठीक है ना। यानी x के हर वैल्यू को लिया जा सकता है। हर वैल्यू लेने का मतलब ये है कि हम ऑल रियल नंबर्स, यानी कि हमने r को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। ये R फॉर रियल, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है इसकी, -1 से 1, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा और मिनिमम वैल्यू वो -1 वो लेगा, और इसके बीच की वैल्यू को वो लेगा, यानी cos x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में रहेगी। पीरियड 2π मीन्स होगा कि ये फंक्शन अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा ये ग्राफ में कि जो है अगर हम ब्लू लाइन वाले ग्राफ को कॉपी करके पेस्ट कर दे तो ग्रीन वाला मिल जाएगा। इसका मीन्स ये है कि कॉपी पेस्ट से मालूम हुआ कि ये जो है इसका इंटरवल जो है 2π मीन्स फंक्शन अपने बिहेवियर को 2π के बाद सेम रिपीट कर रहा है। नेचर कैसी है, ये 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1 है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके देखा कि वो इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर अलग अलग कट कर रही हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ कि डिस्टिंक्ट इनपुट पर हमें सेम y की वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स ये मैनी 1 फंक्शन है, ठीक है ना। और तो मैनी 1 फंक्शन, अच्छा इवन फंक्शन कैसे बता कि हमने cos x की जगह -x डाला, और -x डालने पर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया cos x, और यही हमारी इवन फंक्शन की डेफिनेशन है कि इनपुट पर हम -x डालेंगे और अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है वही हमारा इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इनपुट में अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में अगर x की जगह -x पुट करें और हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, साथ में माइनस सिंबल बाहर निकल आए, तो ये हमारी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, डोमेन, रेंज, पीरियड, नेचर, सब आपको मैंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया कि ये फंक्शन जो है पॉजिटिव कब होगा, वो इंटरवल कौन सा, तो वो इंटरवल ये वाला इंटरवल है, ठीक है ना। और cos x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, वो नेगेटिविटी में कब जाएगा, जब उस इंटरवल में इंटरवल सेम रहेंगे, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आप जो है n को जो जनरलाइज वे में लिख रहे हैं वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर में <0 होगा, फंक्शन की वैल्यू नीचे वाली काउंट होगी, ये ग्राफ नीचे वाला काउंट होगा। और अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर आपको ग्राफ ऊपर वाला काउंट करना पड़ेगा। इवन इंटीजर के लिए ऊपर वाला ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिविटी के लिए cos x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो आपको जो है ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस काउंट करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बहुत ही इसमें एफर्ट्स मैंने लगाए आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दें, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, चैनल का नाम है ऐसे मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, कई बार इसकी प्रैक्टिस करें। ये हर कंपटीशन के लिए, ये नहीं कि कोई ख़ास एक कोर्स के लिए, ये ख़ास किसी एक कोर्स के लिए नहीं, ये
पूरे जो है जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ये आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब कंसेप्ट को वो किसी क्लास के लिए नहीं होता, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, सब 11th क्लास 12th क्लास IIT JEE या निमसेट इस तरह से, या CDS NDA एग्ज़ाम के लिए नहीं। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हर जगह किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है इसमें, अगर कोई भी बात आपको पूछनी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जो पूछे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया। आप इसकी बार बार ये प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।